वीवर्स, फैक्ट्री ओनर्स, आयरन स्मेल्टर्स सभी की लाइफ अब ब्रिटिश रूल में चेंज होने वाली थी। तो आइए जानते हैं इनके लिए कौन कौन सी पॉलिसीज आई और कैसे फिर इन लोगों की लाइफ इम्प्रूव हुई या फिर कौन से पॉजिटिव या नेगेटिव चेंजेस थे, इस लेसन में हम देखेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डाउनलोड अनअकैडमीज लर्निंग ऐप। तो आइए शुरू करते हैं क्लास 8th की एनसीईआरटी की सेकेंड बुक, जो सेकेंड पार्ट है उसका पहला लेसन है चैप्टर नंबर 7, वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। मैं हूं आरती मिश्रा, यहाँ आप मेरा इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। अगर हम कॉटन टेक्सटाइल्स की बात करें तो जो कपड़े का काम होता था, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, वो सारी चीजें पहले हैंडमेड होती थी, हाथ से की जाती थी, और जो इसके कारीगर थे वो बहुत निपुण थे। लेकिन धीरे धीरे मशीन्स आने लगी और जब मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन बढ़ा तो इससे सबसे ज्यादा फायदा हुआ ब्रिटेन को, क्योंकि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, इनोवेशंस हो रहे थे। तो जब ऐसी मशीन्स आई तो प्रोडक्शन काफी बढ़ गया। और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की अगर बात करें तो 1850s में वो भी ब्रिटेन में काफी डेवलप हो रहा था। इसलिए ब्रिटेन जो है वो वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड कहलाया। इसके बाद अगर हम इंडिया की तरफ ध्यान दें तो ब्रिटिशर्स को लगा कि जो भी उनका प्रोडक्शन बढ़ रहा है और जो भी उन्हें फायदा हो रहा है उसका मुनाफा उन्हें तभी मिलेगा जब उन्हें सही मार्केट मिले। तो उन्हें लगा कि इंडिया उनके लिए एक अच्छा मार्केट हो सकता है जहां पे वो अपने सामान को बेच सकते हैं। इसलिए उन्होंने इंडिया को यूज किया और धीरे धीरे जो ब्रिटेन के मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हुआ करते थे वो इंडिया में फ्लड होने लगे। अब जो इंडियन टेक्सटाइल्स थे वो वर्ल्ड मार्केट में काफी फेमस हुआ करते थे। दूर दूर तक इनका ट्रेड हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पे काफी अच्छी क्राफ्टमैनशिप थी और फाइन क्वालिटी का क्लोथ हुआ करता था। इसे एक्सटेंसिवली ट्रेड किया जाता था साउथ ईस्ट एशिया में, जावा, सुमात्रा, पेनांग, और वेस्ट और सेंट्रल एशिया में भी। इस तरह से दुनिया भर में लोग इंडिया के टेक्सटाइल को पसंद कर रहे थे, इस कपड़े को काफी पसंद कर रहे थे। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पटोला को देखें तो ये सूरत, अहमदाबाद और पटन में बनाया जाता था, और ये जो कपड़ा है इसे इंडोनेशिया में बहुत ज्यादा वैल्यू मिले। ये इतना ज्यादा पसंद किया गया कि वो इंडोनेशिया का लोकल वीविंग ट्रेडिशन में उसने अपनी जगह बना ली। और फिर धीरे धीरे वहां के लोग जो है इसी को जो है और डेवलप कर रहे थे और इस पे ये बहुत सारा काम कर रहे थे। यहाँ इस पिक्चर में आप देख सकते हैं किस तरह का होता था पटोला आर्ट। अब जो है इस तरह के बहुत सारे पीसेस थे जिनका बल्क में ऑर्डर आया करता था। अगर स्पेशली बात करें तो चिन्स का, कोसेस का यानी कि खस्सा, और बंदना का बहुत ज्यादा डिमांड थी। इनकी बहुत ज्यादा डिमांड थी, इनका बहुत ज्यादा ऑर्डर आता था। थिन्स जो है ये छींट का जो डिजाइन होता है उसी को इसका एंग्लिसाइज्ड वर्जन है, जिसमें कि जो कपड़े होते हैं उस पे फ्लावरी प्रिंट होता है। फिर जमदानी जो है इसकी भी बहुत ज्यादा डिमांड होती थी। ये फाइन मुस्लिन होता था जिसपे डेकोरेटिव मोटिव्स के साथ पूरी कढ़ाई होती थी, और टिपिकली इसमें ग्रे और व्हाइट कलर का यूज होता था। और यहाँ पे जो कॉटन का कपड़ा है उसे गोल्ड की थ्रेड के साथ मिक्स करके जो है बनाया जाता था, तो इसकी भी काफी डिमांड थी। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट सेंटर्स थे जमदानी वीविंग के, वो बंगाल में अगर हम देखें तो डेक्का में इसके बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर थे, और यूनाइटेड प्रोविंस में लखनऊ काफी फेमस था जमदानी वीविंग के लिए। इस तरह से हम देख रहे हैं कि इंडिया में बहुत सारे वेराइटीज ऑफ क्लोथ्स हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही डिजाइन है जो फेमस है, हर तरह के डिजाइन जो है अलग अलग जगह पसंद किए जा रहे थे। अगर यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो 1720 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कंपटीशन से बचने के लिए उन्होंने एक लेजिस्लेशन वो लेके आए जिसके द्वारा जो इंडिया का जो कपड़ा था उसे बैन कर दिया गया। स्पेशली जो प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल था, छिंस, जिसकी बात हमने पहले भी की, जो कि छींट वाला वर्क हुआ करता था, इस काम को तो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा लोग पसंद कर रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि अपने कंपटीशन से बचने के लिए और अपनी मार्केट को सिक्योर करने के लिए क्यों ना इन कपड़ों को बैन कर दिया जाए। तो ऐसे में इंग्लैंड में जो है बैन कर दिया गया इनको, और ये जो एक्ट था इसे कहते हैं कैलिको एक्ट। अब जो कंपटीशन है वो बहुत बढ़ता जा रहा था, क्योंकि इंडिया का जो टेक्सटाइल था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था, इसमें जो लोग थे वो बहुत निपुण थे। इसलिए अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होने लगे। तो
जब नीड हुई तो लगा कि इनसे बचने के लिए, कंपटीशन से बचने के लिए जरूरी है कि कुछ नए नए इनोवेशंस हो। इसी वजह से इंग्लैंड में 1764 में स्पिनिंग जेनी की इन्वेंशन हुई, जिसे कि जॉन काय ने इन्वेंट किया था। स्पिनिंग जेनी ने अब जो प्रोडक्टिविटी थी उसे काफी इनहेंस कर दिया, क्योंकि जो ट्रेडिशनल स्पिंडल्स होते थे उसमें एक ही स्पिंडल घूमता था, लेकिन अब क्या है कि बहुत सारे स्पिंडल्स एक साथ घूम सकते थे और एक साथ जो है बहुत ज्यादा मात्रा में कपड़ा बनाया जा सकता था। इसके अलावा स्टीम इंजन जो है रिचार्ड आर्कवर्थ के द्वारा लाया गया, और जब इसकी इन्वेंशन हुई तो 1786 के बाद जो कॉटन टेक्सटाइल की वीविंग वाला जो काम है इसमें बहुत ही ज्यादा रेवोल्यूशन आ गया, क्योंकि अब जो कपड़ा है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बहुत ही जल्दी अच्छे से बनाया जा सकता था। तो इस तरह से अब इनके पास बहुत ज्यादा प्रोडक्ट था और वो अपने प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में बेचना चाहते थे। इसके लिए यूरोपियन कंट्रीज ने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे वो लॉज लेके आए। पहले हम जानेंगे कि वीवर्स कौन थे। वीवर्स वो लोग थे जो ऑफन एक कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। उनकी अपनी एक कम्युनिटी, अपना एक ग्रुप हुआ करता था जो कि अपने वीविंग के काम में काफी निपुण थे, और ये जो इनकी स्किल थी ये जनरेशन टू जनरेशन एक दूसरे को ये लोग पास ऑन करते रहते थे। तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग काम कर रहे थे। ये लोग बहुत अच्छे आर्टिस्ट हुआ करते थे। फॉर एग्जाम्पल तांती वीवर्स बंगाल में थे, जुलाहाज और मोमिन वीवर्स जो नॉर्थ इंडिया में थे, और सैले काइकोलर जो है वो साउथ इंडिया में काफी फेमस थे। इस तरह की बहुत सी कम्युनिटीज हैं जो कि इंडिया में फेमस हुआ करती थी। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि जो यूरोपियन मार्केट है वो अपनी जगह बना रहा है, इसके वजह से डिक्लाइन शुरू हो गया इंडियन टेक्सटाइल का। शुरुआत हुई इसकी 19वीं सेंचुरी में, जब इंग्लिश मेड कॉटन टेक्सटाइल जो है वो इंडियन गुड्स को बाहर निकाल रही थी, क्योंकि जहां पे इनके ट्रेडिशनल मार्केट्स हुआ करते थे, इंडिया के जो ट्रेडिशनल मार्केट्स थे जैसे कि अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, वहां पे अब जो है इंग्लिश मेड कॉटन टेक्सटाइल आ गया। अब हजारों ऐसे वीवर्स थे जो इसी काम को जानते थे और ये सालों से बरसों से वही करते आ रहे थे। तो उन सभी वीवर्स को जो है अब कोई काम नहीं मिल रहा था, वो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। लेकिन फिर भी जो हैंडलूम वीविंग है, जो हाथ का जो काम था, वो अभी भी सस्टेन कर रहा था, क्योंकि काफी सारी ऐसी चीजें होती है, काफी सारी ऐसी कलाकारी थी जिसे मशीन के द्वारा नहीं बनाया जा सकता था। जैसे कि कपड़ों की जो बॉर्डर पट्टी होती है, उसके ऊपर जो भी डेकोरेशन है, जो कढ़ाई है, वो हाथ की कढ़ाई मशीन से नहीं हो सकती थी। इसलिए हैंडलूम वीविंग जो है अभी भी ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इसमें भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं था, क्योंकि इसकी डिमांड भी अब कम हो रही थी। वैसे मिडिल क्लास में और यूरोप के जो रिच लोग होते थे वो लोग इसे काफी पसंद कर रहे थे। फिर जब नेशनल मूवमेंट आया तो महात्मा गांधी ने लोगों को इस बात के लिए उकसाया कि वो जो भी इम्पोर्टेड टेक्सटाइल है उसे बॉयकॉट कर दे और हैंडमेड जो है कपड़ा उसका यूज करें। इसलिए जो खादी है वो यहीं से हमारे नेशनलिज्म का सिंबल बन जाता है, और चरखा बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है जो कि पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। चरखे को इतना अच्छा माना गया और उसको इतनी ज्यादा जगह मिली कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1931 में जो तिरंगा अडॉप्ट किया था उसमें भी चरखे को जगह मिली। अब हम जानेंगे कि उन वीवर्स का और स्पिनर्स का क्या हुआ जो कि अपने लाइवलीहुड को खो चुके थे। अब वो लोग क्या काम करेंगे, क्योंकि जो काम वो पहले कर रहे थे वो कपड़े का काम जो है अब वो उसे आगे नहीं बढ़ा सकते थे, क्योंकि अब उसकी डिमांड नहीं थी। तो इस तरह के जो वीवर्स थे अब वो एग्रीकल्चरल लेबर्स बन गए। उन्हें लगा कि वो अब खेती कर सकते हैं, या फिर कुछ लोग काम की तलाश में दूसरी कंट्रीज तक चले गए, जैसे कि जो प्लांटेशन हुआ करते थे अफ्रीका में और साउथ अमेरिका में, वहां पे ये एज ए लेबर्स काम करने लगे। कुछ जो है वो हैंडलूम वीवर्स थे जो कि अब जो नए नए कॉटन मिल्स स्टैब्लिश हो रहे थे बॉम्बे में, अहमदाबाद, शोलापुर और नागपुर में, वहां पे चले गए। उन्हें लगा कि उन मिल्स में उन्हें शायद कुछ काम मिल जाए। तो इस तरह से जो लोग इनका जो ट्रेडिशन चला आ रहा था, जिसका